14 सितंबर हिंदी दिवस के शुभ अवसर पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ हम सभी लोगों को इस बात का गर्व है कि हम सभी जो है हिंदी भाषी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य ही पूरे पृथ्वी पर एक ऐसा जीव है जो अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए वाणी यानी भाषा का प्रयोग करता है। तो जहाँ तक बात जो है भारत की जाती है तो भारत एक की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। जैसा कि हिंदी भाषा के विकास में देखा जाए तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक बहुत से विद्वानों ने, कवियों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, देखा जाए लेखकों ने और तमाम विद्वानों ने जो है इसके विकास के ऊपर अनवरत एवं सतत तथा अथक प्रयास किया, जिसकी आज देन है कि संपूर्ण भारत में जो राष्ट्रभाषा हिंदी है यानी कि वो एक आम जनमानस की भाषा बन गई है। मतलब भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। तो इसलिए अब यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं, जो हम लोग बात करेंगे आज इस वीडियो में, वो हम लोग ये बात करेंगे कि भाई हिंदी भाषा का विकास प्राचीन काल से आधुनिक काल तक आया, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा जो है हिंदी भाषा को कब प्रदान किया गया, कब जो है भारत के अंदर जो है राष्ट्रभाषा यानी राजभाषा हिंदी बनी, हम लोग इस वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तथा साथ ही साथ जो है विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में जो यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, साथ ही साथ हम लोग उस पर भी फोकस करने का काम करेंगे। तो हम लोग सीधा अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं दुनिया का कोई भी देश हो जहां बात भाषा की जाती है तो किसी भी देश की भाषा हो वहां उस भाषा का 3 रूप होता ही है। एक रूप होता है जिसे बोली कहा जाता है, भाषा का दूसरा रूप होता है जिसे परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है, और तीसरी जो भाषा होती है किसी भी देश की वह उस देश की राजभाषा होती है। राजभाषा से आशय यह है कि कामकाज की जो भाषा हो, जो सरकारी कामकाज की भाषा हो, जिसके द्वारा जो है देश की शासन सत्ता और व्यवस्था को चलाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले अपने भारत देश की। तो हमारे भारत देश में जो है 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। ये बोलियां क्या होती हैं? बोली क्या होती है? बोली जो क्या होती है कि एक सीमित क्षेत्र में जो है कहा देखा जाए तो किसी जो है सीमित या विशेष क्षेत्र में जो है बोली जाने वाली एक जो है आपकी भाषा होती है जिसे आप बोली कहते हैं। अगर बात की जाए बोली में तो आपकी जैसे भोजपुरी हो जाएगी, अवधी हो जाएगी, मगही हो जाएगी, ब्रज भाषा हो जाएगी। ये तमाम जो है जो आपकी जो है सीमित क्षेत्रों में बोले जाने वाली जो भाषा है वही आपकी बोली है, जो आम जन की बोलचाल की भाषा, या उसको आप ऐसे भी कह सकते हैं जो आम जनमानस के बोलचाल की भाषा होती है, जो सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है वह आपकी बोली होती है। तो भारत में 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। अब बात करते हैं परिनिष्ठित भाषा की। तो जैसे देखिए परिनिष्ठित भाषा उस भाषा को कहा जाता है यानी उस बोली को कहा जाता है। हम उस बोली को परिनिष्ठित भाषा का रूप दे सकते हैं जो व्याकरण निष्ठ हो, जो जिसका कि व्याकरण आज के डेट में तैयार किया जा चुका है। जैसे कभी एक बहुत समय पूर्व जो है जो हमारी जो खड़ी बोली थी वह एक आम बोलचाल की एक तरीके से वो बोली ही थी, लेकिन खड़ी बोली आगे चल करके जो है उसने जो है एक परिनिष्ठित भाषा का रूप ले लिया, और यही परिनिष्ठित भाषा जो है भारत के बहुत बड़े भूभाग पे बोली जाती थी, इसलिए इसे आगे चल के राजभाषा का भी दर्जा दे दिया गया। तो जो तीसरी भाषा होती है जिसे राजभाषा कहते हैं वो जो है राजकाज की भाषा होती है, या जिसे कहा जाए कि जिसमें सारे जो है देश को चलाने के लिए जिस भाषा में सर्वाधिक कार्य होते हैं, शासन सत्ता
सत्ता को चलाने के लिए वही राजभाषा है। अब जैसे हम लोगों को यहाँ इसके आगे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिरकार हिंदी बहुत जद्दोजहद के बाद आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए, राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए भारतीय संविधान के अंदर संविधान सभा के द्वारा कितना जद्दोजहद करना पड़ा, ये बात आपको इस वीडियो में समझ में आएगी। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जैसे राजभाषा जो होती है वो राजकाज की भाषा होती है। जैसा कि जो है आज़ादी से पूर्व यदि बात की जाए, देखिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जहाँ हिंदी भाषा के हम विकास की जो बात कर रहे हैं वो स्वतंत्रता के बाद यानी आज़ादी के बाद यानी संविधान लागू होते समय कैसे जो है हिंदी अपने जो है राजभाषा के रूप में आई, हम लोग डिस्कस इसी पॉइंट पे करने वाले हैं। इसके पहले तो बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा, लेखकों के द्वारा, विद्वानों द्वारा प्रयास हुआ प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए इसके पहले भी जो है बहुत सारे जो देश में जो राजा महाराजा होते थे तो वो राजा महाराजाओं के द्वारा जो शासन सत्ता चलाई जाती थी, जो उनके राज दरबार की भाषा होती थी, उस भाषा को हम लोग दरबारी भाषा, यानी उस जमाने में भी दरबारी भाषा हुआ करती थी जिसके द्वारा जो है राजा महाराजा अपने शासन सत्ता को चलाते थे। तो ये रहा राजा नवाबों के समय, इसे दरबारी भाषा कहा जाता है। जिसे हम आज लोग राजभाषा कह रहे हैं वो कभी इसे दरबारी भाषा की संज्ञा दी जाती थी आज़ादी के पूर्व। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को राजभाषा दर्जा दिलाने की बात की गई। तो इसके लिए ध्यान देना, जब आपके देश में संविधान बन रहा था, आपका संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा को बनाया गया था, तमाम समितियां बनी हुई थी। तो उसमें होता क्या है कि बात आती है कि आखिरकार भारतीय संविधान द्वारा जो है किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। तो उसमें काफ़ी जो है इसके पक्ष में भी बहुत सारे लोग थे और इसके विपक्ष में भी बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ पे जो है एक मौका दिया गया संविधान सभा द्वारा, जो है संविधान सभा द्वारा 11 सितंबर 1949 से लेकर 14 सितंबर 1949 तक राजभाषा के प्रश्न पे बहस होती है। यानी देखा जाए तो ये 4 दिन बहस चलती है राजभाषा के ऊपर कि आखिरकार किसे राजभाषा का दर्जा दिया जाए, हिंदी को दिया जाए, अंग्रेजी को दिया जाए, उर्दू को दिया जाए, संस्कृत को दिया जाए, पंजाबी, मराठी, यानी किसको दिया जाए। तो ये बात थी। तो आप समझ पा रहे हैं कि 11 सितंबर 1949 से लेकर 14 सितंबर 1949 तक राजभाषा के प्रश्न पे बहस होती है। अब ध्यान देना है, संविधान सभा की नियम समिति ने, अब इसमें जो है चुनाव होता है। 4 दिन बहस के बाद चुनाव कराया गया भाई, पक्ष में और विपक्ष में। तो संविधान सभा की एक नियम समिति बनाई गई थी जिसने अपना जो है निर्णय राजभाषा हिंदी को दिया, और तब दिया जब सर्वाधिक मत जो है राजभाषा हिंदी के रूप में निकल करके आया। यानी जो है यहाँ पे जो है हिंदी भाषा को राजभाषा जो मानने वाले जो मत आया, जो वोटिंग कराएगी, वो सर्वाधिक थी हिंदी भाषा के लिए कि हिंदी भाषा ही हमारे देश की जो है राजभाषा बननी चाहिए। अब देखिए इस निर्णय यह निर्णय हिंदी के विरोध एवं हिंदी के समर्थकों के बीच, देखिए बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, बहुत समर्थन भी किए। इनके बीच मुंशी आयंगार फार्मूला के समझौते के परिणाम स्वरूप सामने आई कि नहीं, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह भारत के सर्वाधिक भूभाग पे बोले जाने वाली भाषा थी और यह भाषा आम जनमानस को बड़े आसानी से समझ में भी आने वाली थी। तो इसलिए तो अब आप समझ गए होंगे कि इसीलिए जो है 14 सितंबर सन 1949 के दिन जो है हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। इसी कारण से हम हर प्रतिवर्ष जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये बात आप समझ पाए कि आखिरकार 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है हमारे देश की राजभाषा जो है हिंदी बनी थी। इसे संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया, इसे संविधान सभा में एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप।
अब देखिए, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा ही नहीं, यानी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा या राष्ट्रभाषा ही नहीं थी, बल्कि सॉरी मेरे भाई, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा ही नहीं थी बल्कि राजभाषा या राष्ट्रभाषा। तो वही बात है, राजभाषा आप कह लो जिसमें राजकाज के काम होते हैं, वही आपकी राजभाषा है। तो अब चलिए बात करते हैं कि इसे संविधान में कहाँ स्थान दिया गया। तो देखिए, भारतीय संविधान, देखिए बात आती है राजभाषा। अब आप समझ गए कि अब जो है हमारे देश की राजभाषा क्या हो गई, हिंदी हो गई। अब हिंदी को कहाँ जगह दिया गया? भारतीय संविधान का भाग 17, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच जो है राजभाषा से संबंधित बहुत सारी बातें दी हुई हैं। तो यह परीक्षा में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि भारत की जो राजभाषा है वह संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो संविधान के भाग जो है 17 में वर्णित है। इसको सब संविधान के भाग 17 में स्थान दिया गया। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो 343 से लेकर 351 तक। कभी कभी यह भी पूछ दिया जाता है कि आखिरकार जो संविधान का भाग जो 17 है इसके अंतर्गत कितने अध्याय हैं? तो 4 अध्याय हैं, भाग नंबर 17 में आता है, और 343 से लेकर 351 के बीच के अनुच्छेद हैं। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही है अनुच्छेद 343। अब आता है परीक्षा में कि राजभाषा का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है? तो राजभाषा का जो संबंध है वो अनुच्छेद 343 से है। जो राजभाषा हिंदी बनी वो अनुच्छेद 343 के तहत ही बनी, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के तहत। अब 343 के तहत ध्यान देना, अनुच्छेद 343 क्या कहता है? वो ये कहता है 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में ये बात दर्ज कर दी गई 14 सितंबर 1949 को कि भाई जो है जो संघ की यानी देश की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वो देवनागरी लिपि है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। और जो भारतीय अंकों का जो उसके अंतर्गत जो अंक आएंगे वो अंक जो होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के होंगे, यानी इंटरनेशनल रूप के होंगे। ठीक है, ये बात यानी जैसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 यानी ऐसे अंकों का प्रयोग होगा जो इंटरनेशनल लेवल पे वैध है। ठीक है, ये बात क्लियर। तो 343 का संबंध जो है आपकी राजभाषा से है, तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 344 अनुच्छेद क्या कहता है? यह राजभाषा आयोग के गठन की बात करता है। जब संविधान बना, ये बात जो है 14 सितंबर 1949 को हो गई, तो उसी समय संविधान सभा द्वारा ये बात कही गई थी कि जो आपका इस अनुच्छेद 344 के तहत जो है आगे चल के एक राजभाषा आयोग बनाया जाएगा। राजभाषा के आयोग का एक अध्यक्ष होगा और इसके लिए संविधान सभा में समिति भी बनाई गई थी। तो इस तरीके से 344 का संबंध राजभाषा आयोग से है। अब यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण आपसे प्रश्न पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि प्रथम राजभाषा आयोग कब बना? तो प्रथम राजभाषा आयोग जून 1955 में बना। यानी प्रथम राजभाषा आयोग कब बना? 1955 में बना। और इसके अध्यक्ष कौन थे प्रथम राजभाषा आयोग के? तो वो बार बार पूछा जाता है वो प्रश्न, श्री वीजी खेर। यानी कौन थे? श्री वीजी खेर, या उन्हें कहा जाता है बाल गंगाधर खेर। तो बीजी खेर का पूरा नाम है बाल गंगाधर खेर, लेकिन परीक्षा में बीजी खेर ही आता है। तो प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में बना। यह अगर पूछेगा तो बताएंगे 1955। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर। ये बहुत बार पूछा गया है। अब चलिए बात करते हैं, तो समझ में आ गया
344 अनुच्छेद राजभाषा आयोग से था। उसके बाद जो अगला अनुच्छेद है जो भाषा से ही संबंधित है, भाग 17 में ही वर्णित है, जिसे अनुच्छेद 345 के नाम से जाना जाता है, वह है राज्य की राजकीय भाषा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो संघ भारत जो है वह अनेक राज्यों से मिलकर बना है, तो हर राज्य में आपको पता है कि हर कुछ राज्यों की जो भाषाएं हैं वो अलग अलग हैं। तो उसके संबंध में राज्यों की क्या राजकीय भाषा होगी, यानी राज्य की राजकीय भाषा के प्रावधान से संबंधित है 345। जैसा कि आप पश्चिम बंगाल में देखते हैं बांग्ला बोला जाता है, तो बांग्ला को अब जैसे यहाँ पे ये बात बोली गई, यहाँ पे ये बात संविधान में लिखी गई है कि कोई भी जो राज्य होगा वो मातृभाषा राजभाषा हिंदी के अलावा जो उसके राज्य में बहुतायत लोगों द्वारा जो बोले जाने वाली भाषा होगी और जिसका वर्णन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में होगा। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर दूं, तो पता चला 343 का संबंध जो है राजभाषा से है, यानी हिंदी से है, देवनागरी लिपि से है, और 344 का संबंध जो है राजभाषा आयोग के गठन की बात करता है। 345 बात करता है कि जो हर राज्य हैं उनकी राजकीय भाषा का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भारतीय संविधान बना था, जब बन के तैयार हुआ 26 नवंबर सन 1949 को, तो उस समय जो है आपके भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से ही संबंधित थी। तो उसमें जो है 8वीं अनुसूची में अब मतलब उस समय जो है आपकी 14 भाषाओं को जो है उस समय जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया था। आगे चल के वर्तमान में जो है इस समय 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है अब तक 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषाओं को और जोड़ा गया है, जो यह भी परीक्षा में पूछा गया है कि 92वां संविधान संशोधन में किन किन भाषाओं को जोड़ा गया। तो बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, इन 4 जो है जो भाषाएं थी, जो ये पहले एक तरह से देखा जाए तो ये बोली रही होंगी, बाद में परिनिष्ठित भाषा का रूप ले ली। जब इनका व्याकरण हो गया तो फिर इन्हें जो है राजकीय भाषा यानी राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। तो 4 ये भाषा जुड़ गई थी। कुल मिला के वर्तमान में पूछेगा कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं वर्णित हैं, तो आप बताएंगे वर्तमान में 22 भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। वर्तमान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसमें आज भी अभी राजस्थानी भाषा को और देखा जाए तो भोजपुरी भाषा को अभी भी राजभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। जब तक किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा नहीं मिला रहेगा, वो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्णित नहीं होगी, तब तक उसे उस राज्य की राजकीय भाषा नहीं बनाया जा सकता। एक चीज ध्यान देने की बात है, तो इन भाषाओं में जो 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं वर्णित है 22 भाषाएं, इन्हीं 22 भाषाओं में से ही जो है जो भी भारत के राज्य हैं वो अपनी राजकीय भाषा बना सकते हैं। जैसा हमारे उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है, बहुतायत लोगों द्वारा बोली जाती है, और जो सेकेंड लैंग्वेज है वो उर्दू है। इसी तरीके से देखा जाए तो पूरे भारत की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है, और सेकेंड लैंग्वेज देखा जाए तो इंग्लिश है यानी अंग्रेजी है। तो आप समझ गए होंगे, राजभाषा आयोग समझ गए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग, किसकी बात कर लेते हैं, ध्यान देना है आप जो है अनुच्छेद 348। हालांकि आप देख रहे हैं 351 तक है, लेकिन मैंने प्रमुख की बात किया। 343 राजभाषा, 344 राज आयोग की बात करता है, राजभाषा आयोग के गठन की बात है, 345 राजकीय भाषा, 348 के तहत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की भाषा राज्य विधान मंडलों के विधेयकों, अधिनियमों या अध्यादेशों की भाषा अंग्रेजी होगी, और यह कितने वर्षों तक देखिए ये बात बताई गई कि ये उस समय कह दिया गया कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक जो है लोक या देखा जाए तो जो संसद की भाषा होगी, या एक तरीके से देखा जाए जो न्यायालय की भाषा होगी, जैसे कोई न्यायालय का कोई जो है जो ऑर्डर लिखा जाएगा, या जो भी आप देखेंगे जो भारतीय संविधान है वह भी जो है आप देखेंगे तो अंग्रेजी में ही लिखा गया है। एक तरीके तो ये कह रहा है कि जो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की जो भाषा होगी, या राज्य विधान मंडल जितने भी राज्यों के विधान मंडल हैं उनके विधेयकों,
अधिनियमों या अध्यादेश की भाषा अंग्रेजी होगी। कोई अध्यादेश भी पारित होगा अंग्रेजी में, कोई आर्डर आएगा अंग्रेजी में, विधि या अधिनियम वह भी अंग्रेजी में होगा। कब तक? संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक। लेकिन कुल के बावजूद आज भी आप देख रहे हैं कि यह जो है अब भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा अध्यादेश आदेश जो भी कोर्ट की भाषा देखा जाए और जो है आपका पार्लियामेंट की भाषा देखा जाए या विधानमंडल की भाषा देखा जाए तो आपका अंग्रेजी है। अब 350 बात करता है व्यथा निवारण की भाषा। इसका मतलब ये है कि यदि कोई जनप्रतिनिधि है पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात जो है वह जो है जो राष्ट्रभाषा हिंदी है या मान लीजिए जो सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है उसमें नहीं कह पाता है तो कोई भी व्यक्ति पार्लियामेंट के अंदर अपनी व्यथा यानी अपनी भाषा में जो उसकी मातृभाषा है या जितनी ये 22 राज्य की भाषाएं हैं यह वह अपनी भाषा में जो है अपनी बात रख सकता है। ठीक है, यानी ये व्यथा निवारण की भाषा के संबंध में। अब आगे हम लोग बात करते हैं 350 को, जो 300 अब ये जो है थोड़ा सा प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि 350 को क्या है, तो 350 को का संबंध जो है मातृभाषा से है। आप देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पे नई शिक्षा नीति में भी यह पुनः प्रावधान करके आ गया कि आपको बच्चे की प्राथमिक स्तर पे जो भी शिक्षा दी जाएगी वह बच्चे को मातृभाषा में दी जाएगी, जो उसके आसपास बोली जाने वाली भाषा है बोली है उस रूप में उस बच्चे को शिक्षा देना है। तो 350 क का संबंध मातृभाषा में शिक्षा से संबंधित है प्राथमिक स्तर पर। अब चलिए वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप था वो आपको ऑप्शन 4 दिया रहेगा। अवधी ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी, तो आप कहेंगे खड़ी बोली। आपको पता है कि जो पश्चिमी खड़ी बोली थी वही आगे आकर के पश्चिमी खड़ी बोली को ही हिंदी कहा गया, यानी वही जो है राजभाषा बनी, वही राष्ट्रभाषा हिंदी बनी आपकी। जो आपका देखा जाए तो लगभग जो है आपका मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी उस समय, राजस्थान में बोली जाती थी, कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा, इन हिस्सों में जो है आपकी जो है क्या बोली जाती थी, खड़ी बोली बोली जाती थी। यही खड़ी बोली आगे चल करके हिंदी भाषा का इसने रूप ले लिया। अब चलिए भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा कौन है, हिंदी है। हिंदी भाषा के विकास का क्रम, तो आप जैसा जानते हैं कि जो है जो सबसे पहले हिंदी भाषा की जो जननी है वो मदर है वो संस्कृत है। देखिए संस्कृत भाषा के द्वारा जो है संस्कृत भाषा के द्वारा जो है आगे चल के पाली भाषा का विकास होता है। यानी पाली एक तरीके से संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप था जो आम जनमानस के द्वारा बोला जाता था। तो संस्कृत से आगे जो है आगे चल के संस्कृत के द्वारा ही पाली भाषा का विकास होता है। पाली से प्राकृत भाषा ने जन्म लिया और आगे प्राकृत भाषाएं जाकर के कई अपभ्रंशों में बढ़ जाती है और उन्हीं अपभ्रंशों में एक सौर सेनी अपभ्रंश था जिसके द्वारा जो है हिंदी भाषा का विकास होता है। तो आता है परीक्षा में कि हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो सौर सेनी अपभ्रंश से जो है हिंदी भाषा का विकास हुआ, यानी खड़ी बोली का विकास हुआ। तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे। 2 क्वेश्चन और बच जाता है। एक अनुच्छेद 120 तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है, तो ये बात बताई गई है। ये देखिए 2 ऐसे अनुच्छेद हैं संविधान का, एक संविधान का अनुच्छेद 120, एक संविधान का अनुच्छेद 210। तो संविधान का अनुच्छेद 120 कहता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है भाषा से संबंधित है, या उसमें बात कहा गया है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी हो सकती है। यह बात जो है 120 में बतलाई गई। अनुच्छेद 210 कहता है कि राजकीय विधानमंडल में प्रयोग की जाने, यानी राजकीय विधानमंडल यानी हर राज्यों के विधानमंडल में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है वहाँ की कोई राजकीय भाषा हो सकती है, या हिंदी हो सकती है, या अंग्रेजी हो सकती है। तो अनुच्छेद 120 संसद की भाषा, अनुच्छेद 210 जो है राज्य के विधानमंडल की भाषा के बारे में बतलाया गया है कि यहाँ पर इतना लचीलापन है कि आप इनमें जो है अब जो है आप इसके द्वारा अपनी बात रख सकते हैं, या ऐसे जो है पार्लियामेंट की कोई
भी विधि अधिनियम जो भी बनेगा तो इस तरीके से। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि हम इस वीडियो में बस इतना ही लेकर के आपके बीच आए हुए थे, इस जो है हिंदी दिवस के शुभ अवसर पे कि आखिरकार हिंदी भाषा का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। वैसे तो हिंदी भाषा के विकास में बहुत सारी बातें हैं, तो एक वीडियो में वो सारी बातें नहीं दी जा सकती हैं। यह जो है परीक्षा उपयोगी भी वीडियो है और एक जानकारी के तौर पे भी आपको जानना चाहिए कि वास्तव में हिंदी भाषा को कैसे संवैधानिक दर्जा मिला, किन किन जो है पड़ावों से गुजरी और क्यों 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शेयर करें और साथ में लाइक करें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके बीच इस तरीके की यूनिक वीडियो लाते रहेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से जो है धन्यवाद।